We have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसा लगता है कि एक पुरस्कार डेवलपमेंट में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की अमन कोशिशें या सालिसी की कोशिश अमेरिकी जंगी लॉबी के निशाने पर आ गई है। आपके इल्म में होगा कि अमेरिका में एक बड़ी मजबूत लॉबी है जो कि ईरान के साथ किसी किस्म के अमन की हिमायत नहीं करती, मुखालफत करती है और जंग की हिमायत करती है। इसी हवाले से एक अमेरिकी टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क ने कल एक खबर जारी की जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस में ईरानी तैयारे मौजूद थे और इस बात का बतंगड़ बनाया गया। इसी हवाले से CBS न्यूज़ नेटवर्क ने एक बेपर की कहानी बिगड़ दी। इस हवाले से आज CBS न्यूज़ ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान के कुछ फ़ौजी तैयारों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपनी एयर बेसिस में जगह दी। CBS की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया कि अप्रैल के आगाज़ में प्रेसिडेंट ट्रंप के सीज़ फायर के ऐलान के बाद तेहरान ने अपने कई तैयारे नूर खान एयरबेस में भेज दिए थे। इसके अलावा अमेरिकी ऑफिशियल्स के हवाले से ये भी बात सामने आई कि पाकिस्तान अक्सर ईरान के मौक़िफ़ को हकीकत के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में पेश करता है। इसकी वजह से ट्रंप के करीबी इत्तेहादियों ने उन पर जोर दिया था कि वो ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान से कहें कि ज़्यादा वाज़े और कैंडिड रहे। इसी दौरान अब पाकिस्तान ने CBS न्यूज़ की इस रिपोर्ट को बहुत सख्ती से और दलाइल के साथ मुस्तरद किया है। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के मुताबिक ये खबर बेबुनियाद और गुमराह करना है। इसका मकसद खित्ते में जारी अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। फॉरेन ऑफिस के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी किसी मिलिट्री प्रोटेक्शन या खुफिया मुंसर नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अमल से जुड़ी हुई थी जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान जारी रहा था। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बताया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले मरहले में अमेरिका और ईरान दोनों के तैयारे सिक्योरिटी टीमों के साथ पाकिस्तान आए थे और जिनका मकसद अमले और सिक्योरिटी टीमों की नकल व हरकत था। इसी वजह से मुख्तलिफ तैयारे कुछ अरसे के लिए नूर खान एयरबेस पर भी मौजूद रहे। याद रहे कि इस मौके पर अमेरिका के 17 तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। हुकाम के मुताबिक बाज़ ईरानी तैयारे और अमला मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ार में भी पाकिस्तान में रहा, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बाद में 2 मरतबा इस्लामाबाद का दौरा किया और पहले से मौजूद इंतज़ामात इन दौरों के लिए इस्तेमाल हुए। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि इस तरह अमरीकी टीमें भी मुमकिना मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आईं, ताहम बाद में उन्हें खित्ते में मौजूद अमरीकी दूसरे अड्डों पर मुंतकिल कर दिया गया। इस पूरे अमल में मुकम्मल शफाफियत रही और जहां भी इबाम पैदा हुआ दोनों फरीक़ों को एतमाद में लिया गया। गोया कि जो ये तैयारे या जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट मौजूद थे, अमेरिका को ईरान के हवाले से पूरा मालूम था और ईरान को अमेरिका के हवाले से पूरी मालूमात दी थी। पाकिस्तान ने इस मामले में मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखी थी। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक ईरानी तैयारे जंगबंदी के दौरान, यानी कि जब सीज़ फायर था, इस दौरान पाकिस्तान आए थे और इस दौरान ईरान के अंदर या बाहर इन तैयारों को किसी अमरीकी हमले का सामना नहीं करना पड़ा था क्योंकि मुकम्मल सीज़ फायर थी। इसलिए इन तैयारों की मौजूदगी में किसी हिफाजती इक़दाम से जोड़ना किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो इस पूरे अमल में गैर जानिबदार सालिस के तौर पर काम कर रहा है और उसका किरदार सिर्फ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना और कशीदी कम करने तक महदूद है। आपको याद दिलाते चले, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग और मुज़ाकरात के पूरे अमल के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक हर बार कई बार पाकिस्तान की मीडिएशन और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत की और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट पोस्चर की तारीफ़ करते रहे। Pakistan is our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal. And they're working with us. They continue to work with us. Pakistan has been great. They've been so good. The Field Marshal has been great.
The Prime Minister has been really great in Pakistan. Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. Great respect for Pakistan. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are. They've been terrific. They're really. एक जानिब अचानक अमेरिका में पाकिस्तान की मीडिएशन के किरदार पर सवाल उठना शुरू हुए तो दूसरी जानिब आज कतरी और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की भरपूर हिमायत की और इसी हवाले से पाकिस्तान को मज़ीद सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार किया है। A visit a couple of days ago to the United States, during which I focused mainly on supporting the Pakistani mediation efforts, and there should be more positive response to these diplomatic efforts, hoping a solution be reached at the earliest. We totally support all the efforts, discussions, deliberations, and all the efforts made by our part are meant to support the mediation efforts of Pakistan. Ongoing negotiations, we are totally in support of our brothers in Pakistan in their mediation efforts. We should not or we cannot see the war erupting again. Pakistan deserves all praise. इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सीजनड एनालिस्ट फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स फ़हद हुसैन हमारे साथ हैं। वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करेंगे जहाँ ज़ेब अली जो ब्यूरो चीफ़ हैं ARY के वाशिंगटन डीसी में। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हद साहब, पहले ये बताइएगा कि ऑल ऑफ ए सडन ये एक हमने डेवलपमेंट देखी है ख़ास तौर पे US में, और फिर इसका सारा मरकज़ जो था वो CBS न्यूज़ था, जिसने कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू इस लिहाज से, जिसमें कहा गया था कि जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अभी बहुत काम बाकी है सारा, वो आया। और उसके अगले दिन जो है ये पाकिस्तान, जिसका कि एक कम्प्लीटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार रहा अमेरिकन मीडिया में भी और अमेरिका के हर लिहाज से, उसमें कहीं कभी कोई जिक्र नहीं आया, अचानक उसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल एलिमेंट डालने की कोशिश की गई है। क्या ये बात की अक्कासी करती है कि वाशिंगटन में हवा बदल रही है, अब अमन की जगह जंग का रास्ता आ रहा है, या ये कि वी आर रीडिंग टू मच इन दिस? क्या है ये सूरत हाल? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें जो पहलू ज़्यादा मुझे समझ आता है वो ये है कि ये डायरेक्टली जो है वो कोई अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से शायद ये लीक्स नहीं है। हमने देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान का रोल है, जिसके ज़रिए एक बाकायदा मीडिएशन भी हो रही है और जिससे सदर डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद भी बड़े खुश हैं, वो तो हर वक्त पाकिस्तान की क़यादत की और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ करते हैं, तो उनकी इंतज़ामिया या उनके जो साथी हैं उनके थ्रू तो ये यानी मन तक समझ नहीं आती कि वो क्यों उस रोल को मुतनाज़ बनाएंगे जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो CBS की तरफ से जो ये न्यूज़ आई है, इसके पीछे एजेंडा जो है वो मुझे इजराइल की तरफ से नज़र आता है। देखिए, जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है कामरान साहब, वो अमेरिकी मीडिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त बाअसर हो चुकी है, और ख़ुसूसन ये जो CBS न्यूज़ है, मैं आपको ये भी बता दूं कामरान साहब कि यहाँ कई तकरीबन 2 दिहाइयाँ पहले मैं इसी इदारे में न्यूयॉर्क में ख़ुद काम करता रहा हूँ, तो मुझे तो अच्छी तरह मालूम है कि CBS न्यूज़ के जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स थे वो क्या थे। ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, 9/11 को हुए अभी साल हुआ था। उस वक्त भी इतना ज़्यादा एडिटोरियल स्टैंडर्ड उस इदारे में थे कि मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी अगर कोई आती तो उसको फाड़ के फेंक देते वहाँ के एडिटर्स। आज का CBS वो CBS नहीं है। यहाँ पे ये उस एक बड़े कंग्लोमरेट का हिस्सा है जिसका ओनर ओपनली प्रो ज़ायनिस्ट है, प्रो इजराइल है। CBS की जो एडिटोरियल चीफ, एडिटर इन चीफ, वो ओपनली प्रो ज़ायनिस्ट है और वो एक नज़रियाती अंदाज से इस इदारे को चला रही है, और वहाँ पे जो भी लोग उनके नज़रियात को, प्रो ज़ायनिस्ट पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, उनको वहाँ से साइड पे किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो CBS में इस वक्त एक गदर मचा हुआ है, और ये जो स्टोरी है ये मुझे तो यही लगता है कि ये उस एक लॉबी से आई है जो चाहता है कि ये सीज़फायर खत्म हो और एक बार फिर वहाँ पे जंग शुरू हो। और इसी चैनल पर, जिस तरह आपने कहा कि नेतन्याहू साहब का भी इंटरव्यू आया 60 मिनट्स, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैं खुद भी कुछ अरसे मैंने काम किया कामरान साहब, वहाँ पे इस तरह का इंटरव्यू, एक सॉफ्ट बॉल इंटरव्यू ऑन एयर होना, जिसमें नेतन्याहू जो है वो तमाम बातें करें, जिससे लगता ये है कि ये एक इजरायली एजेंडा है जो इस स्टोरी के थ्रू पुश हुआ है। अब जहाज़ साहब ये बताइएगा कि क्या इसको लेके, इस स्टोरी को लेके US मीडिया में, US मेन स्ट्रीम मीडिया में या ओवरऑल
क्या ये प्रोलिफरेट हो रही है, क्या इसका जिक्र हो रहा है, क्या ये मज़ीद फैल रही है, क्या रिस्पॉन्स है जो जनरली आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब देखिए कि जब से पाकिस्तान ने ये मीडिएशन एफर्ट्स जो है ये शुरू की थी, तब से जो पाकिस्तान के कहा जाए कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की थी। जाहिर बात है इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है और इसराइल को भी जो है ये एक आंख नहीं भाता पाकिस्तान जो इसका किरदार अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। आप ये देखिए कि ये जो नेतन्याहू का जो इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा जी कि इसराइल के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बयानिया बनाया जाता है और नफरत को जो है वो हवा दी जाती है, और जब उसकी तहकीक की जाती है तो पता लगता है कि वो पाकिस्तान की बेसमेंट में कोई एक शख्स बैठा हुआ वहां से वो अकाउंट चला रहा है। मज़ाक़ा खेज बात है, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के अंदर जो बयानिया है वो कौन बनाता है। इसराइल के हवाले से माशाल्लाह काफी बदनाम है वो इसराइल के हवाले से, और जो बयानिया वो बनाते भी हैं यहाँ पे मीडिया का और जो लॉबिंग फर्म्स है उनका, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आपको याद होगा कि एक मरतबा पाकिस्तान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह की एक बात कर दी थी कि अमेरिकन मीडिया के ऊपर इंक्लूडिंग हॉलीवुड इसराइल का बड़ा कंट्रोल है, यहूदी लॉबी का बड़ा कंट्रोल है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था ये तो यहूदियों के खिलाफ नफरत को हवा दे रहे हैं। तो ये जो नेतन्याहू ने पाकिस्तान के हवाले से बात की उससे बिल्कुल जाहिर होता है कि इसराइल को भी इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका ये किरदार वैसे फवाद साहब ये बताइएगा कि क्या आपको कोई चेंज ऑफ विंड लगती है यूएस में? अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बीजिंग जा रहे हैं, जहाँ उनकी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात है, एक बड़ी एक डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है इस दौरान तो कुछ नहीं होना, लेकिन कोई आपको चेंज ऑफ विंड लग रही है कि अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो है ये पीस की बात नहीं होगी और अब जो है वो जंग की तरफ जाएंगे? अब ख़ास तौर पे ट्रंप और उनकी जो सोच की जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या कोई ऐसी आपको चेंज, कोई बड़ी चेंज आपको लगता है कि आएगी, या ये कि ये एक जस्ट बबल है, ये जो अभी CBS की स्टोरी आई है? देखिए मेरे ख्याल में कमरान साहब ये एक ट्रायल बलून भी है। मैं तो जिस तरह पहले आर्ग्यू कर रहा था, ये आपके सामने जो है वो अपना एक दलील रख रहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि ये बाकायदा अमेरिकी ऑफिशियल सोर्सेज ने इसको फीड किया है, उनके अंदर जो व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं वो इन मामलात को फीड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में दो इंपॉर्टेंट बड़े इसके पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये कि सीज़ फायर के बाद जो मुज़ाकरात का अमल था वो उसमें उतनी तेज़ी से पेशरफ्त नहीं हो रही जितनी की शायद तवक्को थी। और इसराइल की तरफ जो ईरान की तरफ से भी जो भी उनके मुतालबात हैं वो सामने रखे जा रहे हैं, शायद ट्रंप साहब को वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक जो गैप है दोनों साइडों के दरमियान वो कम नहीं हो रहा, जिससे थोड़ा सा एक ये खदशा हो सकता है कि मामला जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि इस हफ्ते अमेरिकी सदर जा रहे हैं चीन, मेरे ख्याल में इस दौरे के दौरान जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। चीन का एक बड़ा ही क्रूशल रोल है और अमेरिकी सदर जो हैं वो चीन का जो मौक़िफ़ है शी जिनपिंग सदर का वो ज़रूर सुनेंगे। तो इस दौरे के बाद मेरे ख्याल में हमें कुछ क्लियर होगा कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या और गड़बड़ होते जा रहे हैं। क्योंकि ये भी कमरान साहब ज़हन में रखिए कि चीन जो है वो ईरान को भी पुश कर रहा है और वो जाहिर बात है अमेरिकी सदर को भी ये कहेगा कि किसी तरीके से आप दोनों के दरमियान जो गैप है उसको कम करें। अगर उसके बाद भी नहीं होता, इस दौरे के बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो फिर जाहिर बात है कि थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा कि मामला जो है वो मजीद हॉस्टिलिटीज़ की तरफ ना चल पड़े। मगर इसके साथ साथ जाज़िर साहब एक बात भी है ना कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे दरअसल प्रेशर जो है ख़ुद उनकी जो पावर बेस है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, वो भी ये चाहती है कि जंग ना हो। उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग्स भी मुसलसल कम हो रही हैं, वो एक गैर मकबूल तरीन अमरीकी सदूर में से एक हो गए हैं। उनकी जंग जो है वो इंतहाई गैर मकबूल है अमरीकियों में। उनकी जंग की वजह से अमरीका में महंगाई, इन्फ्लेशन, ये तमाम चीज़ें हो गई है। तो दरअसल प्रेशर या जो पब्लिक ओपिनियन है यूएस की वो तो जंग के ख़िलाफ़ है ना जाज़िब साहब? बिल्कुल। देखिए जैसे पहले भी बात हो रही थी कि आप को ये देखना होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई रवायती सियासतदान या फिर रवायती अमेरिका के सदर नहीं है। और हमने जितना भी पिछला इनको कवर किया 2016 से अब तक, इनको अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर किसी किस्म के दबाव में नहीं आते, किसी किस्म के फेक न्यूज़ की बातों में नहीं आते।
और आप ये देखिए, फहद साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है इसमें कि ये कोई अमेरिकन ऑफिशियल की तरफ से कोई ये खबर या कोई लीक नहीं हुई, ये एक बात को बनाकर जो है पेश किया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल ये हो कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। और आपको याद होगा कि 2016 में सदर ट्रंप ने जो बयान दिए थे पाकिस्तान के हवाले से, काफी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स थी, उनको दोबारा से मंजर-आम पे लाया जा रहा है कि देखिए ट्रंप तो पाकिस्तान के बारे में ये बात कहते थे, ये कहते थे। अभी कुछ रोज कबल सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस के अंदर ये सवाल हुआ, मैं भी वहां मौजूद था, कि जब पाकिस्तान ने ईरान को ट्रेड के लिए कुछ रास्ते दिए थे तो एक सहाफी ने वहां पर सवाल किया कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, उनको रास्ते फराहम कर रहा है। तो सदर ट्रंप ने कहा मुझे मालूम है पाकिस्तान क्या कर रहा है, मुझे हर बात अच्छे तरीके से मालूम है, और फील्ड मार्शल बड़े ग्रेट हैं, प्राइम मिनिस्टर जबरदस्त आदमी हैं। तो सदर ट्रंप किसी किस्म के दबाव में नहीं आते। और ये जो कोशिशें की जा रही है, कोई पहली कोशिश नहीं है, इस तरह की खबर मंजर-आम पर लाकर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी कुछ देर में व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप जो है वो कौमी सलामती के एक अहम इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, जिसमें मार्को रूबियो हैं, पीट हेग्सेथ हैं, उनके साथ जेरेड कुशनर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, और सेंट काम के कमांडर जो हैं वो भी इस अहम इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त जो पेशरफ्त हो रही है ईरान के साथ मामला पर, उसको डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस वक्त देखिए सदर ट्रंप ने एक अहम फैसला किया है। पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, और सदर ट्रंप ने अब ये ऐलान किया है कि वो जो फेडरल टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर, वो उसको खत्म कर रहे हैं। और महंगाई तो आसमान को छू रही है, और यकीनी तौर पर सदर ट्रंप जो है इस जंग से निकलना चाहते हैं। और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, कोई मीडिया का एक हिस्सा जो है बार बार ये कह रहा है कि ये फौजी ऑप्शंस हैं, ये टारगेट्स हैं, और अमेरिका को अब ये करना चाहिए। लेकिन जो एक गैर जानिबदार एनालिसिस हम देख रहे हैं अमेरिकन मीडिया के ऊपर, उसमें यही बात सामने आ रही है कि ट्रंप जो है इस वक्त किसी किस्म के फौजी ऑप्शंस पर गौर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी चाइना का दौरा जो है वो बहुत अहम है। और चाइना के दौरे में वो यकीनी तौर पर ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है उस पर जो है डिस्कशंस होंगी, और चाइना भी एक अहम प्लेयर है इस तमाम मामले के अंदर, और चाइना भी चाहता है कि ये जंग फौरी तौर पर खत्म हो जाए। आपका क्या टेक है? अब ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि जंग का ऑप्शन जो है वो ये नहीं कह सकते कि जंग नहीं होगी, और अगर जंग होगी तो उसके क्या भयानक रूप इख्तियार करेगा। आपके ख्याल में ईरान एक पीस को और हालात को बेहतर बनाने के लिए, और जो भी बेस्ट पॉसिबल उसकी डील हो सकती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी अपने जो उसने जो काउंटर प्रपोजल्स दिए उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई फ्रेश इनिशिएटिव हो यूएस और ईरान की जानिब से, कि अब जो है वो किसी सूरत से कोई एक बेसिक फ्रेमवर्क बन जाए, कोई बेसिक जो वॉर को ख़त्म करने का एक फ्रेमवर्क भी बन जाए, और उसका आगाज़ हो जाए, और उस फ्रेमवर्क के अंदर फिर आगे चल के निगोसिएशंस हो जाएं, या आपके ख्याल में अब बंद हो गया ये दरवाज़ा? कमरान साहब, मेरे ख्याल में बंद नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि दोनों साइडों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये जंग होती है तो इससे किसी को कोई आउटराइट विक्ट्री तो मिलेगी नहीं, ना अमेरिका को मिलेगी, ना जो है वो ईरान को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, वो मैं आपको हवाला दूंगा कि जो माजी में जो मुज़ाकरात होते रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ख़ास तौर पे तो JCPOA जो सदर ओबामा के ज़माने में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, वो तकरीबन 2-2.5 साल वो उनके मुज़ाकरात आपस में चलते रहे, निगोसिएशन चलती रहीं। और वो अमेरिकन जो ईरान से मुज़ाकरात कर चुके हैं माजी में, वो ये कहते हैं कि ईरानियंस जो हैं वो बड़े ही टफ निगोशिएटर हैं और वो बड़ा टाइम लेते हैं, और अमेरिकन और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हर चीज़ को जल्दी चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ निगोसिएशन है, ये भी हमें नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में ईरान को जो चाहता है वो समझता ही है कि हमारी पोजीशन अच्छी है और हमें कुछ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें ख़तरा ये है कामरान साहब कि दूसरी तरफ क्योंकि एक इम्पेशेंट सदर है, तो कहीं भी किसी वक्त भी कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मुझे लगता यूँ है कि ये जो है मुज़ाकरात का अमल ख़त्म नहीं हुआ, अभी लास्ट में निगोसिएशन हो रही है। अगर चाइना की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आया और अगर उन्होंने ईरान को भी ज़्यादा दबाव में डाला कि आप मुज़ाकरात में कोई लचक दिखाएं, तो ऐन मुमकिन है इस दौरे के बाद थोड़ी सी और ज़्यादा लचक नज़र आए, जिसके ज़रिए कुछ ना कुछ हमें एक ऑफ रैम्प जो है वो मिल जाए। आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट कमरान साहब, आपने भी देखा होगा रॉबर्ट केगन एक बड़े ही राइट विंग इम्पीरियलिस्ट किस्म के कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने भी जो भी आर्टिकल लिख दिया है, और ये वाशिंगटन बेल्टवे में ये ओपिनियन अब बन रहा है कि ये इस ट्रंप साहब के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो फिर से जंग शुरू करें। तो मेरे ख्याल में ये फीलिंग होती जा रही है कि बेस्ट पॉसिबल डील लेकर और इस जंग से बाहर निकला जाए। तो और जहाज़ेब साहब, दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स ने कहा है कि वो एक और भरपूर कोशिश करेंगे
कांग्रेस में कि वो ट्रंप को इस दोबारा जंग शुरू करने पे से रोक दें और किसी सूरत से ये ना हो पाए। और फिर बाकी जो पोल्स हैं या रेटिंग्स हैं या अप्रूवल्स हैं या जो जिस तरीके से अनपॉपुलर है वॉर, अनपॉपुलर हो रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और फिर आगे जो मिड टर्म आ रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक माहौल तो है ना वाशिंगटन में जो कि डिस्करेज कर रहा है ट्रंप को कि वो दोबारा जंग का आगाज़ ना कर पाएँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल तो देखिए डेमोक्रेट्स को कोई इतनी अक्सरियत हासिल नहीं है कांग्रेस के अंदर कि वो इस तरह के किसी मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर सकें। लेकिन इस वक्त सदर ट्रंप को मशवरे यही दिए जा रहे हैं जो हमें व्हाइट हाउस से और कुछ मोतबर मीडिया जो है वहां से जो हम देख रहे हैं खबरें, सदर ट्रंप को यही मशवरा दिया जा रहा है कि ईरान से यूरेनियम को निकालना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है और वो है मुज़ाकरात। अगर अमेरिका कोई वहां पर फौजें भेजता है या जंगी तरीके से यूरेनियम जो है उसको हासिल करना चाहता है, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और जाहिर बात है जब मुज़ाकरात किए जाएंगे तो उसमें कुछ गारंटर्स भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान की भी कुछ इसमें ऑब्वियसली कुछ एफर्ट्स हैं। तो सदर ट्रंप को यही इस बार मशवरे दिए जा रहे हैं इस वक्त कि वो ईरान के साथ अपने मुज़ाकरात जो है उसको जारी रखें, और यही एक जो है एक काबिले हल जो है एक मामला है जिसपे जो है इनका यूरेनियम वाला मामला जो उस पर जो है बातचीत हो सकती है। दूसरी जानब आप ये भी देखिए कि ईरान इस वाले से रजामंदी का इजहार कर चुका है कि उसके यूरेनियम के मामले पे जो भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, जो भी IAEA के जो कवानीन है, UN के जो कवानीन है, वो उस पर पूरी तरीके से अमल दरामद करने के लिए तैयार है। मामला इस वक्त जो है वो जो मियाद है मुआहदे की उस पर भी अटका हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि कम से कम 30 साल का ऐसा कोई मुआहदा किया जाए कि ईरान जो है वो यूरेनियम को जो है मजीद अफजोद ना कर सके और किसी तरीके से भी जो है यूरेनियम को अपने जो है इस्तेमाल में ना ला सके हथियारों के लिए। कई साल गुजर गए, पाकिस्तान में GDP ग्रोथ यानी कि तरक्की की मजमूई रफ्तार जो है वो डिसमिल है, यानी बहुत ख़राब है और 3% के आसपास है। आइंदा भी ऐसा लग रहा है कि ये रफ्तार इसी के आसपास 3-3.5% के आसपास रहेगी, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं बल्कि इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है जो मुसलसल जारी है। कहा जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कई ब्लैक होल हैं तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि शायद दर्जनों ब्लैक होल हैं। मगर सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक बड़ा ब्लैक होल जो पाकिस्तान का है वो रिटेल सेक्टर है। एक तरफ हुकूमत हर बजट में सैलरीड क्लास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस पर नए टैक्स लगाती है, तो दूसरी जानिब मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी सेक्टर टैक्स नेट से बाहर नज़र आता है, यानी कि रिटेल सेक्टर। यही वजह है कि हुकूमत अब नए टैक्स लगाने के बजाय टैक्स लीकेज और हिडन इकॉनमी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है बज़ाहिर। और इसी सूरत हाल ने अब FBR को एक नई टैक्स स्ट्रेटजी की तरफ जाने पे मजबूर किया है। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स हुकूमत की सब इनडायरेक्ट टैक्स आमदन है, यानी कि हुकूमत की जो आमदनी है वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेल्स टैक्स है। माली साल 2024-25 में कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस का तकरीबन 65.5% यानी 3,901 बिलियन रुपीस सिर्फ सेल्स टैक्स से आया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा टैक्स सिस्टम रिटेल सतह पर पहुंचकर नाकाम हो जाता है। रिटेल सेक्टर इस सिस्टम को बुरी तरह से नाकाम बना चुका है। कहीं कैश पेमेंट्स हैं, कहीं असली सेल छुपाई जाती हैं, कहीं इनवॉइसेस ही जारी नहीं होती, यानी फैक्ट्री से माल निकलते वक्त तो सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन जब वही चीज़ दुकान तक पहुंचती है तो टैक्स रिकॉर्ड धुंधला हो जाता है या गायब हो जाता है। रिटेल और होलसेल सेक्टर पाकिस्तान की GDP यानी कि इसका तकरीबन 18% है जो पाकिस्तान की जो इस वक्त GDP है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में इसका हिस्सा सिर्फ 2.9% है। असल बुरान यानी क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन 37 लाख 3.7 मिलियन रिटेलर्स में से 92% अब भी अनडॉक्यूमेंटेड हैं। 92% पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि वो इस टैक्स नेट से बाहर है। हुकूमत इससे पहले भी रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए कभी ताजिर दोस्त स्कीम लाई, POS और फिक्स टैक्स मॉडल जैसे पेश किए गए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स लाए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हमने नहीं देखा है। इस सूरत हाल में अब थर्ड शेड्यूल जैसी नई तजवीज़ सामने आई है जिसका मकसद बहुत सादा है। अब हुकूमत रिटेल लेवल पर टैक्स कलेक्ट करने के बजाय मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही मुकम्मल GST वसूल करना चाहती है, यानी दुकानों के पीछे भागने के बजाय फैक्ट्री के दरवाजे पर ही पूरा हिसाब बंद कर दिया जाए। हम अक्सर मार्केट जाते हैं और ग्रोसरी करते हुए बहुत से आइटम्स को देखते हैं जिनमें कुछ पर प्राइजेस मेंशन होती हैं
जबकि चंद पर प्राइजेस बिल्कुल गायब होती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक बड़ी तब्दीली कंसिडर कर रही है, यानी थर्ड शेड्यूल का स्कोप एक्सपेंड करने के हवाले से। ये थर्ड शेड्यूल क्या है? थर्ड शेड्यूल असल में उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जहां सेल्स टैक्स पहले से मैन्युफैक्चरर लेवल पर कलेक्ट होता है और रिटेल प्राइस पैकेजिंग पर प्रिंटेड होती है, ताकि हर स्टेज पर टैक्स और प्राइसेस क्लियरली विजिबल रहें। अब गवर्नमेंट इस लिस्ट में कुकिंग ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन्फेंट फार्मूला मिल्क, केचप, टी व्हाइटनर्स, फ्लावर एंड नूडल्स जैसे प्रोडक्ट्स को शामिल करने जा रही है। इस स्टेप का मेजर फायदा ये होगा कि टैक्स एवेजन और लीकेज में कमी होगी, क्योंकि टैक्स सप्लाई चेन की बजाय अप फ्रंट कलेक्ट होगा। साथ ही प्रिंटेड डिटेल प्राइस की वजह से कंज्यूमर्स को रियल प्राइस का पता चलेगा और ओवरचार्जिंग कंट्रोल होगी। मुल्क में इस वक्त अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स पर 6.5% तक एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन टारगेट अचीव नहीं हो सका। नया सिस्टम इस प्रेशर को भी कम करने में मददगार होगा। गवर्नमेंट के मुताबिक ये रिफॉर्म टैक्स सिस्टम को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की तरफ एक बड़ा स्टेप होगा, जबकि बिजनेसेस को भी प्राइसिंग स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये अभी एक प्रपोजल है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल पाकिस्तान में पार्शली काम कर रहा है, पूरे सेक्टर पे नहीं है मगर बाहर एक हिस्से पे काम कर रहा है। इसमें चाय, बिस्किट, बेवरेजेस और शुगर जैसे सेक्टर्स में थर्ड शेड्यूल लागू है। माली साल 2024-25 में सिर्फ इन्हीं सेक्टर से तकरीबन 340 बिलियन रुपीस जीएसटी वसूल हुआ है। कितना इफेक्टिव है ये सिस्टम। गोया एफबीआर ने अनडॉक्यूमेंटेड रिटेल मार्केट बाईपास करके डायरेक्ट सोर्स पर टैक्स कलेक्ट किया था। एक्सपर्ट्स अब ये तजवीज़ दे रहे हैं कि इस निज़ाम को मज़ीद एसेंशियल फूड आइटम्स तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि जैसे भी आपने सुना कुकिंग ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, आटा, नूडल्स, इन्फेंट फार्मूला, फ्रोज़न फूड्स वगैरह को इस शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। हुकूमत का दावा यह है, माहिरीन का इसरार है कि इससे कंज्यूमर पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रेट वही 18% रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हुकूमत को वो टैक्स बाकी मिल जाएगा जो पहले रास्ते में लीक हो जाता था। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये निज़ाम अवाम के लिए बेहतर होगा या फिर कंपनीज कीमत ऊपर ले जाएंगी, क्योंकि माजी का तजुर्बा यही बताता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया टैक्स मैकेनिज्म आता है, कारोबारी तबका इसका बोझ सार्फिन को पास ऑन कर देता है, सार्फिन को मुंतकिल हो जाता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर MRP बेस्ड टैक्सेशन यानी कि प्रिंटेड प्राइस वाला टैक्सेशन सिस्टम लाना हो तो प्राइस मॉनिटरिंग का निज़ाम को भी सख्त करना चाहिए। दूसरी जानिब रजिस्टर्स और टैक्स देने वाली कंपनीज इस निज़ाम को बहुत पॉजिटिव कहती हैं। उनका इसरार है कि इस वक्त कानून पर अमल करने वाले बिजनेसेस अनफेयर कंपटीशन मुकाबले का सामना कर रहे हैं और अनफेयर कंपटीशन की वजह से वो इस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कंपनीज मुकम्मल टैक्स अदा करती हैं, जबकि अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट्स टैक्स बचाकर सस्ती अशिया फ़रोख्त करती हैं और ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। यही बैकग्राउंड है जिसकी वजह से पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज आपको कारोबार छोड़ के और बैरून मुल्क मुंतकिल होते देख रहे हैं आप, जिसमें PNG एक बड़ी मिसाल है। ऐसे हालात में ईमानदारी से कारोबार करने वाली कंपनीज के लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाता है। ऑन माई रेडार में मेरी इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ एक है, पाकिस्तान अब एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो चुका है जहाँ हुकूमत के लिए नए टैक्स लगाने की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो रही है। आवाम पहले ही महंगाई, बिजली के बिल्स और बढ़ते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रेशर में है। हुकूमत को रेवेन्यू बढ़ाना है तो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को इसके अंदर जाना होगा, कैश इकॉनमी का कलाकुमा करना होगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इतना मजबूत है कि वो रिटेल मार्केट को डॉक्यूमेंट कर सके, या फिर ये कि थर्ड शेड्यूल भी चंद साल बाद एक नामुकम्मल नाकाम तजुर्बा बन जाएगा। इस मौजू में बात करने के लिए आज मैंने दावत दी। हमारे साथ जनाब अली सलमान, CEO हैं रिसर्च पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकॉनमी प्राइम के, और अजमल बलोच साहब सदर है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, जो रिटेल सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अजमल बलोच साहब आप बताइएगा, आपने देखा कि पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर जो है, जिसको कि आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो उसका 92% जो है, अबाउट 37 लाख में से 3.7 मिलियन जो है वो टैक्स, सेल्स टैक्स के नेट से बाहर है, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से तकरीबन बाहर है। कैसे वो मुल्क तरक्की करेगा जहाँ पे इतना मैसिव सेक्टर जो है वो इतनी मैसिव अंदाज में जो है वो टैक्स को रिजेक्ट कर रहा हो, टैक्स सिस्टम में शामिल होने के लिए तैयार ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, बात यह है कि देखिए
सेल टैक्स आपने भी बात की और मैं भी पहले बड़े अरसे से ये बात करता चला आ रहा हूँ कि सेल टैक्स की रकम इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के पास वसूल हो जानी चाहिए और वहाँ वसूल हो जाती है। जब आप इसको रिटेलर्स के पास लाते हैं तो हमारा रिटेलर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको हम मुश्किल में डाल देते हैं। सेल टैक्स के कवानीन इतने सख्त हैं अभी POS के कि बिजली बंद हो जाए 5 लाख जुर्माना है, नेट बंद हो जाए 5 लाख जुर्माना है, इनका सिस्टम बैठ जाए 5 लाख रुपए जुर्माना है। और जहाँ जहाँ इन्होंने पॉइंट सेल टैक्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल लगाए हैं वहाँ पे यकीन करें, मैं दावे से कह रहा हूं। मगर बलोच साहब वो बहुत ही मुट्ठी भर है ना जहां पे POS लगा है, बाकी तो आपको मालूम है कि क्रॉस द बोर्ड है ही नहीं अभी। ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल इशू ये है कि जहां लग चुकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जहां लग चुका है वहां भी FBR के लोग मंथलियां ले रहे हैं, वहां कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं चल रही है। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आम रिटेलर के पास ये लग ही नहीं सकती, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्होंने जब देखिए उनकी सेल को इन्होंने खुद ही पीछे हटा दिया कि जब क्रेडिट कार्ड मशीन को जो दुकानों पे लगी है उसको Tier 1 में डालकर लोगों ने सारी मशीनें उठा दी। इनको डरा दिया गया कि आपको सेल टैक्स में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से ताजर भागता है, क्योंकि मैं ये कहता हूं जब मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के पास सेल टैक्स रकम वसूल हो गई तो फिर आप रिटेलर को उस मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं। उसके इतने इस पर इखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि वो सेल टैक्स की रकम अदा करना तो उसके दूर की बात होती है। ठीक है बलोच साहब, बिल्कुल ठीक है। अली सलमान साहब ये बताइएगा, तो इसी मसले का हल तो ये 3rd शेड्यूल है, इज दैट राइट कि ये इस चीज़ को एड्रेस कर सकता है? ये जो 3rd शेड्यूल है जो कि एक पार्टली एक रिटेल के सेक्टर पे लागू है लेकिन एक बड़े सेक्टर पे लागू नहीं है, यही इस मसले का हल है? क्योंकि बलोच साहब ने तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो भी नहीं है इसमें पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, तो 92% जो है वो एक्चुअली शायद 95% है जो कि इस टैक्स नेट से बाहर है। जी कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए जो आपने इब्तदाइया में जो बात की, मैं 3rd शेड्यूल पे आने से पहले एक गुजारिश रखना चाहता हूँ कि जब ये जनरल सेल्स टैक्स का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1990s में, वैट के तरीके से वैल्यू एडिशन टैक्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसका मकसद ये था कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, यानी मैन्युफैक्चरर से या इम्पोर्टर से होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट गुजरता है उसमें जब वैल्यू एडिशन होती है तो उस वैल्यू चेन का एक कंपोनेंट अपनी प्राइस को में GST ऐड करता है और आगे पास ऑन करता है और आखिर में कंज्यूमर तक पहुंचता है। और ये दुनिया भर में ये वैट 160 मुल्कों में तकरीबन इसी तरह लागू है और इसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन भी है, इसका मकसद इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना भी है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने इसको GST को भी लगाया और हमने बहुत हाई रेट्स के ऊपर रखा है, 18% है और कई आइटम्स में 25% है, तो इतने हाई रेट के ऊपर हमारा रिटेल सेक्टर जो बहुत कम्पेटिटिव सेक्टर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। वही बात सही है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन के इशू भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये स्मॉल सेक्टर्स होते हैं तो फिर वो एवॉइड करते हैं, वो इवेट करते हैं और इसकी वजह से नुकसान उनका होता है जो कि बड़ी फॉर्मल सेक्टर कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं या हमारी नेशनल कंपनीज़ हैं, क्योंकि उनको पूरा हिसाब देना होता है FBR को अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर। तो इसके मुतबादल के तौर पर आई वुड से कि इसके एक शॉर्टकट के तौर पर ये 3rd शेड्यूल लाया गया कुछ अर्से पहले, और जैसे आपने बताया ये पहले से ही लागू है, जिसमें कि बजाय पूरा दर्द सर करें और हम देखेंगे मैन्युफैक्चरर से जो माल चला है वो रिटेलर तक उसी तरह पहुंचा या बीच में स्किप हो गया रडार से, वो हम मैन्युफैक्चरर से ही ले लेते हैं और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑलरेडी हुकूमत इसमें कलेक्ट कर रही है। तो वो तजवीज़ हमने ये रखी कि इसी 3rd शेड्यूल को, अगरचे ये एक शॉर्टकट है उस बड़े सिस्टम की लीकेज को एवॉइड करने के लिए जो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, लेकिन फिर भी ये मुतबादिल इसलिए है कि इसका मुतबादिल जो पहले हुकूमत ने अनाउंस किया हुआ है जो इस वक्त भी लागू है वो ये है कि जो अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं उनसे इजाफी टैक्स लिया जाता है, यानी कागज़ों में वो 6% का एक्स्ट्रा टैक्स है अगर आप GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जाहिर है जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने कहा फॉर्मल सेक्टर को कि बड़ी कंपनीज़ को कि जी हमें आपका माल नहीं चाहिए क्योंकि हमें आपकी वजह से 6% एक्स्ट्रा यानी 24% देना पड़ जाएगा, जिसका नुकसान उनको भी होगा, कंज्यूमर को भी होगा।
तो उसका नुकसान इन्वेस्टर्स को, फॉर्मल सेक्टर को भी हुआ, जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर भी ड्रॉप होना शुरू किया और बड़ा एक मार्केट में कॉपीज़, इलीगल कॉपीज़ बन रही हैं, इलिसिट ट्रेड बढ़ रही है। तो इसके मुतबादल के तौर पर फिर ये तजवीज़ दी गई और जो अभी लागू है कि थर्ड शेड्यूल यानी मैन्युफैक्चरर से ही वो टैक्स वसूल किया जाए, जो पूरी चेन से ग्रेजुअली जाहिर है, मगर ये भी पार्शल है ना अली सलमान साहब, अभी ये पार्शल है, अभी तो जाहिर है कि बहुत बड़ा सेक्टर जो है इससे बाहर है। मगर अजमल बलूच साहब, आप कहते हैं कि यही इस मसले का हल है, आपको इस पे कोई एतराज़ नहीं है और ये काबिल अमल है ये चीज़ जो है? जी देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, FBI अब उस तरफ, FBI तो नहीं, खैर फाइनेंस मिनिस्ट्री अब उस तरफ आ रही है कि लोगों को टर्नओवर पर टैक्स ले लें, लोग अपनी सेल खुले दिल से शो करें। देखिए, कोई भी ताजर, मैं कहता हूँ ईमानदारी के साथ, छोटे से छोटा ताजर ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी 50 लाख से कम सेल हो साल की। अगर वो उस पे टर्नओवर पे 1% ये कर दें या 0.25% कर दें तो एक बेहतरीन टैक्स आ सकता है। देखिए, बिजली के बिलों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ताजर इस वक्त 10% एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है, उस पे 18% GST भी अदा कर रहा है। उसके बावजूद भी हमें नहीं पता चलता कि डिस्को से कितना टैक्स FBI के अकाउंट में जाता है, ये एडवांस इनकम टैक्स की सूरत में और सेल टैक्स की सूरत में। हमें आसान, देखिए मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो जब अपनी रिटर्न फाइल कराता है तो वो कहता है ये पैसे पकड़ो भाई, कितने मैंने देने हैं, कितने तुम जानो, ये पैसे जाने, जमा तुम जो मर्जी जमा कराओ, उसको कहता है बस मैं जानूं। असल मसला ये है कि हम उर्दू का अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो टीम है वो तैयार हो गई और मैं रोजाना की बुनियाद पे मुज़ाकरात कर रहा हूँ। एक उर्दू का फॉर्म हम ला रहे हैं जो आसान गोशवारा होगा, आसान इनकम टैक्स रिटर्न है कि नाम क्या होगा दुकान का, बंदे का नाम क्या होगा, शनाख्ती कार्ड, उसका टर्नओवर कितना होगा, उस पे 1% टैक्स है, बिजली के बिलों में जो दिया होगा मिला करके बाकी जमा करा देगा। अली सलमान साहब, बेसिकली थर्ड शेड्यूल एक हल ज़रूर है, एक पार्शल जो है इस मसले को एड्रेस करेगा, लेकिन जो अजमल बलोच साहब कह रहे हैं ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हल है। अगर इस पे अमल हो जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा सेक्टर, ख़ासतौर पर रिटेल सेक्टर के अंदर जो है ये जो 95% नहीं इसमें शामिल नहीं हो रहे, हो सकता है कि इसमें 50-60% शामिल हो जाए अगर इस पर अमल दरामद हो जाए, जिसकी तरफ अजमल बलोच साहब बात कर रहे हैं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, जैसे अभी इंडिया ने कुछ साल पहले अपने GST को रिफॉर्म किया और जो मल्टीपल टैक्सेस को ख़त्म करके और जो उनके विफाक और स्टेट्स के दरमियान जो डिस्टॉर्शन सी GST की ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स पे आ गए, हमें भी उसी तरफ जाना पड़ेगा कि इस वक्त जो डिस्टॉर्शन है ख़त्म करके सिंगल डिजिट GST के ऊपर है। 7-8% से ज़्यादा पाकिस्तान में GST का रेट नहीं होना चाहिए। जब ये रेट आप गिराएंगे तो मुझे यकीन है कि 80-90% कंप्लाइंस होगी, क्योंकि उसकी जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है इतना नहीं होगा और वो हम एफोर्ड कर सकेंगे। रिटेलर्स भी वॉलंटरीली उसके साथ अडॉप्ट करेंगे, अगरचे ज़ाहिर है इन्फोर्समेंट चाहिए होगी, हमें उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, साथ हमें रेट को एडजस्ट करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए। अभी हम ये इंसेंटिव ज़रूर देते हैं कि जी हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल को तफरीक करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स में हमने डिफरेंट रेट रखे, उसका नुकसान हो रहा है। जो लेट या जो नॉन फाइलर के लिए हमने ज़्यादा टैक्स रेट रखा था, उससे रेवेन्यू तो आया लेकिन उससे बेस उस तरह नहीं बढ़ी, बल्कि बेस आपकी एरोड हुई है। GST का भी यही मसला है कि हमने एक्स्ट्रा सरचार्जेस रखे हैं कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपको विद होल्डिंग आपका रेट डिफरेंट होगा, हायर होगा। तो ये फ़िलासफ़ी, ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सिंप्लिसिटी की तरफ आएँ, यकसानियत की तरफ आएँ, हार्मोनाइजेशन की तरफ आएँ और लो रेट के ऊपर आएँ और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा।